Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th of April 2021. 30 अप्रैल 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वीक है फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन, हमने जो यूपीएससी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी उसमें लगभग मतलब बहुत सारा करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कोई कंटेंट छूटने ना पाए, तो जो भी नया कंटेंट वेबसाइट्स का कंटेंट मिल रहा है वो सारा कुछ मैं इंक्लूड करते जा रहा हूँ वीडियोज़ में। 48 वीडियोज़ हैव बीन अपलोडेड ऑलरेडी। सोशल इश्यूज़ वाला पार्ट भी रिसेंटली कंप्लीट हो गया है ना। तो सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक दी है, यू कैन ज्वाइन दैट फ्रॉम देयर, है ठीक है ना। लिंक दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहले लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव रिलीज्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 किसने रिलीज़ किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, द नेचर कंजर्वेंसी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सीटी वैल्यू इन द कोविड 19 टेस्ट। तो कोविड 19 टेस्ट में जो सीटी वैल्यूज की उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ साइकिल्स आफ्टर विच द वायरस कैन बी डिटेक्टेड। दूसरा स्टेटमेंट है, इट टेल्स अबाउट द वायरल लोड इन द थ्रोट एंड नॉट इन द लंग्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स? फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज एजुकेशन अटेनमेंट, थर्ड इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, फोर्थ इज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। आपको बताना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इनमें से कौन कौन से पिलर्स को इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शंस आर 1 and 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, या ऑल ऑफ दी अबव। तो प्लीज़ डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब मूव करते हैं हम आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। जो पहले हम देखते हैं न्यूज़ आइटम्स जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में नहीं मेंशन्ड है बट डिफरेंट सोर्सेज से हमने इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो भी जरूरी, क्योंकि आज का पेपर जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि बहुत ही कम न्यूज़ आइटम्स है जो कि रेलिवेंट है, बिकॉज कोविड 19 इतना ज़्यादा फैल रहा है। लगभग 3,80,000 केसेस आए हैं 24 घंटे में। तो कोविड 19 ही प्राइमेसी है सारे पेजेस में, लगभग वही उसी के रिलेटेड न्यूज़ आइटम्स हैं। एंड देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि यूपीएससी नहीं पूछेगा ना। सो फॉर दैट रीजन आई एम इंक्लूडिंग न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। सबसे पहली न्यूज़ है कि एवरी ईयर आयुष्मान भारत दिवस अप्रैल 30 जो है आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? बिकॉज आयुष्मान भारत स्कीम जो है उसको लाया गया था, एवं ये दो मिशंस पूरा करना चाहती है। आयुष्मान भारत क्या काम करना चाहती है? मैं दो दो काम करना चाहती है। पहला है, प्रमोट द हेल्थ एंड वेलनेस टू द पुअर। प्रमोट व्हाट? प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस टू द पुअर एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू देम। तो आयुष्मान भारत, आप सबको पता होगा कि आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट है। आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का। आपको पता है ना कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कंट्री में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। सेकंड वाला जो था उसमें था कि जो फैमिलीज़ हैं, सारी जो फैमिलीज़ हैं उनमें उनको पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड लगभग 10 करोड़ फैमिलीज़ को बेनिफिट देने का था। और उनको सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए ये इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, ठीक है ना। 5 लाख रुपीज़ पर ईयर पर फैमिली जो है, ये आपका पर ईयर पर फैमिली है। एंड दिस इज़ फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। एंड प्राइमरी केयर के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का पहले पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। तो ये जो दो चीज़ें हैं मेजरली हैं अंडर द आयुष्मान भारत। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है ना। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम वो है कि यूनाइटेड किंगडम हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस रेगुलेशन फॉर द यूज़ ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स एट लो स्पीड्स। तो यूनाइटेड किंगडम पहली कंट्री बन गई है जिसने कि रेगुलेशंस रिलीज़ किए हैं फॉर यूज़ ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए रेगुलेशंस रिलीज़ करने वाली पहली कंट्री यूके बन गई है, ठीक है ना। क्यों किया है यूके ने ऐसा? बिकॉज यूके वांट्स टू बी एट द फोर फ्रंट इन रोलिंग आउट द ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। तो ऑटोनॉमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने में फोर फ्रंट पे रहना चाहती है यूके, एंड देयर फोर दे आर रिलीजिंग ऑल दीज रेगुलेशंस एंड ऑल।
The government of UK forecast that 40% of UK cars will be self-driving capabilities by 2035. यानी कि यूके का कहना है कि 2035 तक 40% जो कार्स हैं यूके में वो सेल्फ ड्राइविंग कैपेबिलिटीज वाली होंगी, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। अगली है इंडिया हैज़ फॉलन 28 प्लेसेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक्चुअली ये 1 अप्रैल की न्यूज़ है। दोबारा से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिर से न्यूज़ में आई थी, कल ये न्यूज़ में थी, विमेन डिस्क्रिमिनेशन की बात चल रही थी और क्या कितना अचीव करना बचा हुआ है उसकी बात चल रही थी। तो लेट मी टेल यू अगेन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है? पहली तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब इसमें हम 28 प्लेसेस गिर गए। 28 प्लेसेस मतलब कि लास्ट ईयर जो हमारी 2020 में हमारी रैंकिंग थी वो 112 थी। नाउ अवर रैंकिंग इज 140। तो 156 कंट्रीज में 140 रैंक पर हम आ गए हैं इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बेसिकली 4 पैरामीटर्स पे निकाला जाता है। आज मैंने क्वेश्चन भी पूछा, इसलिए भी मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ इन द डिटेल्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन भी पूछा ही हुआ था मैंने, तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा अभी तक। इसमें जो 4 पैरामीटर्स हैं जेंडर पैरिटी के, वो है पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, फोर्थ इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल एंड हेल्थ, ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये निकाला जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप कितना है, ठीक है ना। एंड इसमें जो स्कोर है वो 1 to 0 है, 0 to 1 है, सॉरी 0 to 1 में 1 में जो है वो कंप्लीट इक्वलिटी है एंड 0 में कंप्लीट इनइक्वालिटी है। ऐसा होता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड इंडिया इज नाउ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स। हमारी रैंक 140 आउट ऑफ 156। लास्ट ईयर 112 थी आउट ऑफ 112 थी लास्ट ईयर। 28 प्लेसेस गिर गए हैं। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन आपको पता होना चाहिए, डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम का और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का। मैं आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बता देता हूँ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती हैं दे आर 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स आर नोन एज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो रहती हैं वो ऐसे होती है जैसे 60 और 40 का नॉर्मल स्टेट्स के लिए, 90-10 का हिल स्टेट्स के लिए और आपका हिमालयन स्टेट्स के लिए और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए रहता है। तो 90-10 और 60-40 वाली जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है वो 100% फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे भारत नेट हो गया, नमामि गंगे हो गया, नेशनल गंगा प्लान हो गया। ये सारा आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत आता है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस ऑल्सो। लास्ट है आज की न्यूज आइटम्स में द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021, इट इज द फर्स्ट इवेल्युएशन ऑफ वेयर द वर्ल्ड स्टैंड्स इन इम्प्लीमेंटिंग द यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030। अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। 2017 से लेकर के 2030 तक के लिए, 2017 to 2030 के लिए एक फॉरेस्ट रिलेटेड यूएन का प्लान आया था। देयर वाज अ प्लान ऑफ यूएन रिगार्डिंग द फॉरेस्ट, जिसको यहाँ पे लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस strategic plan for forest 2030. This was to be achieved from 2017 to 2030. अब इसी के इवेल्युएशन के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट निकाली है, पहली रिपोर्ट निकाली है यूनाइटेड नेशंस के ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने। किसने निकाली है? यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने ये रिपोर्ट निकाली है, जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। और इसमें क्या डिटरमाइन किया जाएगा? इसमें ये डिटरमाइन किया जाएगा कि क्या है बेसिकली स्टेटस दूसरी कंट्रीज का इन अचीविंग द यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 टू 2030। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2017 to 2030 this United Nations strategic plan was created with a mission to promote sustainable forest management and enhance the contribution of forest and trees to the 2030 agenda of sustainable development। तो आपको यही पता होगा कि 2030 तक SDG भी कंप्लीट करने हैं। SDGs की भी जो डेडलाइन है वो 2030 है और SDGs के कंप्लीशन में फॉरेस्ट का रोल जो है उसको इंक्लूड करने के लिए ही यूनाइटेड नेशन ने ये स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट लाया था फ्रॉम 2017 टू 2030। और इसके रिव्यू के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस ने किया है इसको। तो ये थे न्यूज़ आइटम्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आइटम्स। कुछ समझ में आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा।
नाउ लेट्स मूव अहेड विद द मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज। अब आज की मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। आज जो मैंने मैप उठाया है वो उठाया है पोर्ट्स ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। तो पोर्ट्स ऑफ इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मुझे लग रहे हैं मैं उन सब के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो दीज थिंग्स आई विल ट्राई टू कवर अप टुडे। नाउ इसमें जो मैप में है ये इसमें दोनों पोर्ट है, मतलब प्राइवेट पोर्ट और गवर्नमेंट पोर्ट दोनों ही ले लिए हैं मैंने। और कुछ जो नीचे न्यूज़ में भी थे पोर्ट्स उनको भी अपन देखेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अपन गुजरात वाले पार्ट में आते हैं। तो गुजरात में जैसे एक पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट एक प्राइवेट पोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको याद रखिएगा। हजीरा पोर्ट है एंड पीपावाव पोर्ट है। तो मुंद्रा, हजीरा, पीपावाव पोर्ट, ये तीनों पोर्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एक पोर्ट लिखा नहीं है इसको, जैसे आपको पता होगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है ना। कांडला पोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लोकेटेड, इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। कांडला पोर्ट जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इट्स ऑल्सो इन गुजरात में ही है। तो मुंद्रा, पिपावाव और आपका हजीरा, ये तीन अलग पोर्ट मैंने आपको बता दिए। वधावान पोर्ट ना, ये पोर्ट यहाँ पे न्यूज़ में भी था, इस साल न्यूज़ में भी रहा है। वधावान पोर्ट अगर आपसे कोई पूछे तो ये महाराष्ट्र का पोर्ट है। महाराष्ट्र का पोर्ट है वधावान पोर्ट। और महाराष्ट्र का जो इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट है नवी मुंबई में JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, नहावा शेवा, है ना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नहावा शेवा जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका, महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, ठीक है। अब इसमें वधावान का नाम भी याद रखेगा। वधावान भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये न्यूज़ में भी रहा है और अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब नीचे आपको दिख रहा होगा बेलेकेरी पोर्ट। बेलेकेरी पोर्ट जो है ये आपका कर्नाटका में लोकेटेड है। बेलेकेरी पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है, इसको याद रखिएगा। बेलेकेरी पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। अब यहाँ पे आपको कोचीन नीचे दिख रहा होगा। कोचीन दिख रहा है ना नीचे। कोचीन तो आपको पता है कि ये आपका मतलब कैसे केरला में लोकेटेड है ना। कोचीन इज़ इन केरला, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे इनायम पोर्ट एक लिखा दिख रहा है। इनायम पोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, याद रखिएगा। इनायम पोर्ट एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। इनायम पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। और दिस इज अनदर पोर्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आपका यहाँ पे जो विझिंजम पोर्ट लिखा है ना, विझिंजम पोर्ट, ये केरला में लोकेटेड है। तो इनायम आपको याद रखना है, आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का इनायम पोर्ट। और विझिंजम पोर्ट जो है वो कहाँ का है? केरला का है। अब यहाँ पे एक लिखा नहीं है, टूटिकोरिन पोर्ट भी लोकेटेड, टूटिकोरिन पोर्ट भी लोकेटेड है, जिसका नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट कर दिया गया है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट कर दिया गया है, याद रखिएगा, चिदम्बरनार पोर्ट कर दिया गया है। और दैट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु ओनली, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और एक और तमिलनाडु का पोर्ट है जो इसमें मैप में नहीं बना है लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एन्नूर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट जिसको कामराजर पोर्ट भी कहा जाता है, एन्नोर पोर्ट या कामराजर पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है ना। तो टुटिकोरिन पोर्ट को वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बोलते हैं, दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इधर मैंने आपको कोचीन, विझिंजम बता दिया, ये केरला के हैं। कुड्डालोर जो ऊपर लिखा है ना, कुड्डालोर, वो आपका तमिलनाडु में ही है। कुड्डालोर भी तमिलनाडु में है। इनायम तमिलनाडु में है, मैंने आपको बता दिया। और एन्नोर पोर्ट बता दिया मैंने आपको। एन्नोर क्या बताया मैंने आपको कि इसको कामराजर पोर्ट भी कहा जाता है। एन्नोर को ये लिख देता हूँ मैं दोबारा, एन्नोर को कामराजर पोर्ट भी कहा जाता है। और जो ट्यूटिकोरिन है आपका, ट्यूटिकोरिन, उसको वीओ चिदम्बरनार पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। दीज आर द पोर्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कलकत्ता वाले पार्ट में कोलकाता पोर्ट है ही, फिर उसके बाद सागर पोर्ट, दैट इज ऑल्सो इन द वेस्ट बंगाल रीजन, है ना। कलकत्ता पोर्ट है, देन देर इज अ सागर पोर्ट इन वेस्ट बंगाल। देन पारादीप आपका जो पोर्ट लिखा हुआ है वो आपका उड़ीसा का पोर्ट है। पारादीप पोर्ट कहाँ का है? उड़ीसा का पोर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे पारादीप पोर्ट हो गया। देन विशाखापट्टनम आपको पता ही है, विशाखापट्टनम कहाँ का पोर्ट है? वो आपका आंध्र प्रदेश का पोर्ट है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का पोर्ट है। और कोलकाता पोर्ट 1870 में बना था, बहुत पुराना पोर्ट है, दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे कट्टुपल्ली पोर्ट, देखो कट्टुपल्ली पोर्ट भी नीचे दिख रहा है, ये आपको याद रखना है, कट्टुपल्ली पोर्ट। और वोडारेवू, ऊपर वोडारेवू है ना, वोडारेवू आपका आंध्र प्रदेश में है। वोडारेवू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और
दैट कट्टुपल्ली पोर्ट जो है ये भी आपका कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी आंध्र प्रदेश रीजन में ही लोकेटेड है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कटुपल्ली सॉरी आपका तमिलनाडु में, ठीक है ना। कटुपल्ली इन तमिलनाडु में, चेन्नई लिखा हुआ है, कटुपल्ली इज इन तमिलनाडु, ठीक है ना। सो दिस इज द पोर्ट विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, कटुपल्ली इज इन तमिलनाडु, ठीक है ना। सो ये इतना आपको डिफरेंस बना के, तो दैट इज इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको कुछ समझ में आया होगा। सारे पोर्ट्स मैंने आपको बता दिए जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे, और आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा, है ना। ये कट्टुपल्ली पोर्ट याद रखिएगा आपका कहाँ का है, दिस इज ऑफ योर तमिलनाडु, कट्टुपल्ली, ठीक है। सो दिस वाज द मैप। मूव करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, फिर से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो हाई कोर्ट पुल्स अप द सेंटर ऑन पैंडेमिक। अब हाई कोर्ट ने सेंटर को फटकार लगाई कि व्हाट वर यू डूइंग फ्रॉम 14 मंथ्स, 14 महीने में आपने किया क्या था। सेकेंड वेव का अगर आपने इम्पैक्ट देखा होगा तो दूसरी कंट्रीज में इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा इंडिया में है। सो एक्चुअली दिस इज़ मतलब कि एक स्लैक और मिसमैनेजमेंट जो हुआ है, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। फॉर दैट रीजन द कोर्ट्स आर पुलिंग अप द सेंटर ऑन दिस इशू नाउ, है ना। उनका ये कहना है कि व्हाट वर यू डूइंग फ्रॉम द लास्ट 40 मंथ। तो वह आपको न्यूज़ में दिखा देता हूँ, देखो अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज़ है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा है नहीं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑब्वियस सी बातें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें, वी कैन नॉट बी मतलब हम इस समय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम नॉर्मली सारी न्यूज़ डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो हर न्यूज़ जो है वो कोविड से ही रिलेटेड है। इनफैक्ट एडिटोरियल्स भी आज कोविड से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल हम पढ़ेंगे वो है टू स्टॉप द थर्ड वेव इंडिया हैज़ टू मास्क अप। अब एक थर्ड वेव की भी पॉसिबिलिटी है, ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की भी पॉसिबिलिटी है। थर्ड वेव को रोकने के लिए क्या ऑथर ने सजेस्ट किया, बस सिंपल हम सिंपल सजेशन देखेंगे। ऑथर ने कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं। पहली चीज़ तो वैक्सीनेशन, ऑब्वियस सी बात है, वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट करने का एक इंपॉर्टेंट बताया गया, तो इसको लिख लो एज इट इज़ आप लोग के थर्ड वेव को स्टॉप करने के लिए, या टू इन फ्यूचर किसी भी इस तरीके की पैंडमिक जो कि एयर बेस्ड होता है या इस तरह से फैलता है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। वैक्सीनेशन ऑब्वियस सी बात है पहला सोल्यूशन रहेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ ऑथर ने बोली मास्क वियरिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। देखो ऑथर ने वो लिखा है जो मैंने आपको परसों समझाया हुआ था, मैंने बताया था ना परसों, आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है, उसको फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मास्क वियरिंग हो गया, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया, हैंड हाइजीन हो गया, बैन ऑन मास गैदरिंग्स हो गया। तो मास्क वियरिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन यानी कि हैंड सैनिटाइजेशन एंड वॉशिंग पूरा होना चाहिए, बैन ऑन मास गैदरिंग्स, ये चार एक तो हो गए सोल्यूशन। फिर एक मास वैक्सीनेशन, आपका सबका वैक्सीनेशन कराओ, तो ये सोल्यूशंस ऑथर ने दिया है। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे बांग्लादेश की एक यूनिवर्सिटी है उनका भी केस स्टडी बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से मास्क वेयरिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऑथर ने बांग्लादेश की केस स्टडी का जिक्र किया और ये बताया कि बांग्लादेश में क्या किया गया कि लोगों को ये मतलब कि कंटिन्यूस गाइडेंस दिया गया, प्लस फ्री अच्छी क्वालिटी के मास्क प्रोवाइड किए गए। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के फ्री मास्क प्रोवाइड करते हो तो पीपल विल मेक इट अ हैबिट टू यूज़ दीज मास्क, एंड इतना करना ज़रूरी है, आपको करना भी चाहिए था। ऐसा नहीं, ये नहीं छोड़ना चाहिए लोगों के ऊपर कि लोग अपना खुद देख लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट है तो आपको ये भी चीज़ें मेक श्योर करने कि लोग उसको करें या किस तरीके से करें। तो ये बांग्लादेश की केस स्टडी ऑथर ने यहाँ पे दी है, एंड इसके माध्यम से ऑथर ये बताना चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि दे शुड ऑल्सो प्रमोट द मास्क वेयरिंग। इसके लिए उनको अगर अच्छे मटेरियल का अगर मास्क सेंड करना पड़ता है, लोगों को फ्री में देना पड़ता है, और कुछ यूज़ करें जैसे कम्युनिटी लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स जो हो गए, कम्युनिटी लीडर्स जो हो गए, वॉलंटियर्स जो हो गए, इनको अलग अलग जगहों पे आप इम्प्लांट करो और इनके थ्रू भी आप मैसेजेस को भेजो, तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है वन की टू सक्सेस वाज मास्क क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी का अगर मास्क होगा विच इज़ कंफर्टेबल टू बी वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस एज वेल एज इफेक्टिव फिल्टर्स भी हों उसके अंदर, तो ऐसे मास्क हर व्यक्ति लगाना चाहता है, और ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो ऑथर ने जरूर गलती की, यहाँ पे उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग लिख दिया। तो हो गया, सम पीपल यूज सोशल डिस्टेंसिंग, सम पीपल यूज फिजिकल डिस्टेंसिंग, बट वी ऑल नो दैट व्हाट इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल। अच्छा आर्टिकल था, और चीज़ें मैंने जो आपको बताई उसको दिमाग में रखना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखो इधर ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। एंड गवर्नमेंट फेल टू प्रिपेयर फॉर द सेकेंड वेव, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट का फेलियर था, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड वेव। इतनी ज़्यादा उस वैक्सीन मैत्री
विल हैव टू वेट। अब वैक्सीन मैत्री आप सबको पता है कि एक इंडिया की स्कीम है जिसके अंतर्गत अलग अलग कंट्रीज़ को हम वैक्सीनेशन भेज रहे थे, बट सिंस इंडिया में ही वैक्सीनेशन इतने कम थे, श्रीलंका में हमने भेजा था वैक्सीन मैत्री के थ्रू, बांग्लादेश, नेपाल और इन कंट्री नेबरहुड में हम वैक्सीन भेज रहे थे, बट इंडिया में खुद ही अभी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होगा 18 से 45 ईयर्स के लोगों का, एंड उसके लिए ही वैक्सीन हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में नहीं है। सो फॉर दैट रीजन द वैक्सीन मैत्री स्कीम विल हैव टू वेट, एंड इसमें थोड़ा सा डिले होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है। आगे अगर हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको मूव करना है, तो अलग अलग कंट्रीज से सप्लाईज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल यूएस की मिलिट्री एयरक्राफ्ट से हमारे यहाँ इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर, N95 मास्क, ये सब लाए गए। रशिया ने वेंटिलेटर्स भेजे हैं, ड्रग्स भेजी हैं, फेवीपिरावीर नाम की ड्रग्स भी भेजी है, एंड रशिया ने काफ़ी मदद की। दैट इज़ अनदर वेरी गुड थिंग। एंड हमको, मैंने पहले भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन में बोला है कि आप सबके साथ रिलेशनशिप बनाओ, बट एटलीस्ट उन कंट्रीज़ के साथ ज़रूर बना करके रखो जिन्होंने आपके यहाँ हर समय पर मदद की। एंड रशिया इज़ वन सच कंट्री विच इज़ ऑलवेज हैज़ हेल्प्ड इंडिया, एंड हमको भी वो कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ रिलेशन अच्छे से मेंटेन रखें। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। चाइना लॉन्चेस की मॉड्यूल फॉर इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन। तो चाइना ने की मॉड्यूल अपने, जो कि उसने स्पेस स्टेशन प्लान किया हुआ है, ठीक है ना, चाइना हैज़ प्लान इट्स ओन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि एस्ट्रोनॉट्स को होस्ट करेगा। तो उसने की मॉड्यूल उसका लॉन्च किया है तियानहे नाम का, द तियानहे और हेवनली हारमोनी। इसका मतलब क्या होता है, हेवनली हारमोनी। तो अगर तियानहे अगर आपसे पूछे कोई क्या है, तो इट्स अ मॉड्यूल ब्लास्टेड इनटू स्पेस, ठीक है ना। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का यूज़ किया गया था, और वेंचांग लॉन्च सेंटर है उनका हैनान प्रोविंस में, चाइना का, वहाँ से लॉन्च किया गया। एंड दिस इज़ वन ऑफ द की मॉड्यूल्स फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। चाइनाज स्पेस प्रोग्राम आप इसको बोलेंगे, चाइनाज स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि चाइना ने अपने लिए लॉन्च किया है। एंड अभी रिसेंटली चाइनाज स्पेस प्रोग्राम ब्रॉट बैक लूनार सैंपल्स इन मोर देन 40 ईयर्स, फर्स्ट लूनार सैंपल्स इन मोर देन 40 ईयर्स। एंड ये इसकी प्रूव करने के लिए एक रोवर भी भेजेगा, मार्स पे भी एक रोवर भेज रहा है ये। तो चाइना इज़ मूविंग हेड इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। चाइना जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। आगे देखते हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।